अब एक और पॉइंट है सर जिस पे मैंने बात करनी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हलचल है। यहाँ सिनवार, इससे पहले हसन नसरुल्लाह, उससे पहले इस्माइल हानिया, 3 टॉप के लीडर हमास के भी और हिजबुल्लाह के भी, उन्हें आईडीएफ ने मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद क्या कुछ बदल सकता है सर? क्या हमास में क्या चेंजेस आ सकता है? हिजबुल्लाह ने तो आज भी एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है, नेतन्याहू के घर तक वो पहुंच गए थे। तो ये जो टॉप लीडरशिप को मोसाद ने या कहीं आईडीएफ ने इनका खात्मा किया है, इसका क्या कुछ असर हो सकता है? और क्या वाकई में ईरान के लिए एक झटका है ये? देखो, आप पहले तो लीडरशिप एक निकालो, दूसरा खड़ा है। ओके। चंद घंटों के अंदर हमास ने अगला नॉमिनेट कर लिया है। और ये प्रॉब्लम, आप लीडरशिप एक एक इंडिविजुअल को निकालो और अपने अंदर वो सेटिस्फैक्शन लो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया, नहीं हुआ। आज फिर यूएस कह रहे हैं अलकायदा फैल रहा है। बिल्कुल सर। तो आपने क्या किया? बिन लादेन को निकाल दिया कि अलकायदा खत्म हो गया? नहीं हुआ। उसके अगला वाला जो था, नाम मैं भूल रहा हूं, इजिप्शियन अल जवाहिरी, अल जवाहिरी, उसको निकाला, क्या हुआ? अब ये ऑर्गेनाइजेशंस आइडियोलॉजी पे चलते हैं। जब तक आप आइडियोलॉजी की तरफ ना मूव करो चेंज करने के लिए, मुश्किल। अब एक को आप मारोगे, 3 खड़े हो जाएंगे। अगला उन्होंने नॉमिनेट कर लिया, मेरे ख्याल वो अभी इजिप्ट में है, जो हमास का लीडर है जी। और अगर आप सोचो कि आप लीडरशिप को निकाल देगा और ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगा, वो नहीं है। हिजबुल्लाह का देखो, अभी भी ड्रोन अटैक्स हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। वो इजरायली ट्रूप्स को लेबनान के अंदर चैलेंज भी कर रहे हैं, अटैक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो ये नहीं कि वो खत्म हुआ। जब तक आप आइडियोलॉजी को नहीं डील करोगे, ये मुश्किल है, एक बात। दूसरी बात, मैं पहले भी बहुत जगह बोल चुका हूं कि जब तक इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को बहुत वीकन नहीं करेगा, खत्म करना इम्पॉसिबल है, पर उस लेवल तक वीकन करे कि उसको 10-12 साल लगे कि वो स्ट्रेंथ या वो कैपेबिलिटी रीडेवलप करे, तब तक इजराइल ईरान के साथ कुछ खास कर नहीं सकता। वो 2-3 मिलिट्री टारगेट यहां वहां गिरा देगा दिखाने के लिए कि भाई हमने रिटेलिएट किया, कुछ खास नहीं करेगा। अगर इनको वीकन कर लिया उस लेवल के ऊपर जी, तब ईरान खुलता है इजराइल के चैलेंज के लिए। इजराइल को एक और दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अरब स्टेट्स ने बोल दिया आप हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। तो इजराइल कहां से करेगा लॉन्च? वाया द सी। तो उसका लिमिटेड एरिया ऑफ लॉन्च हो गया। टारगेट्स चाहे बढ़ा लें, पर आप तभी कुछ कर पाओगे जब आप इन ग्रुप्स को वीकन करो, और वीकन तभी करोगे जब मास डिस्ट्रक्शन हो। अब आपने अभी लीडरशिप निकाल दिया। आप सोचते हो हिजबुल्लाह का एक लीडर क्या, उनका जो रमादान या नाम मैं भूल रहा हूं, फिर उनका जो स्पेशल फोर्सेस का फॉर्मी ब्रिगेड है, इसकी पूरे लीडरशिप निकाली जब उन्होंने नसरल्लाह को मारा। बिल्कुल उनकी कंप्लीट लीडरशिप। पर क्या हुआ? अभी भी रॉकेट अटैक्स चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी पे आपने कोई टारगेट नहीं किया। अब जितना गाजा का डिस्ट्रक्शन करोगे, वही जो इंडिया समझा रहा है कि जितना आप गाजा को डिस्ट्रॉय करोगे, उतनी वो आइडियोलॉजी को आप प्रोपगेट करोगे, अब खत्म नहीं करोगे। बिल्कुल सर। डर से आइडियोलॉजी नहीं जाती है, डर से आइडियोलॉजी बढ़ जाती है। लेकिन जो पॉइंट मैं आपसे समझ पा रहा हूं, बड़ा आपने बड़ी बारीकी से एक चीज को टच किया है कि हिजबुल्लाह और हमास, इसको खत्म करने के बाद इजराइल ये सोच सकता है कि अब उसको ईरान की तरफ डायरेक्ट जाना है। लेकिन क्या अमेरिका ने हुती के ऊपर यमन में B-2 बॉम्बर से अटैक करके भी एक मैसेज दिया है ईरान को कि हम अगर यहां तक पहुंच सकते हैं तो आप तक भी पहुंच सकते हैं? नहीं, वो नहीं है। हाउतीज को भी इजराइल देखो, जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं जी जी, वो इजराइल के सब तरफ है। हाउतीज है, हिजबुल्लाह है, हमास है, सीरिया है, और इराक के अंदर ग्रुप्स हैं जी। अब सीरिया को सुधारने के लिए इजराइल ने जो एयर अटैक लॉन्च किया, वो बाशर असाद के भाई को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको मार दिया, और मैसेज दे दिया कि अगर सीरिया ने फ्रंट खोला ईरान के सपोर्ट में
या हिजबुल्लाह के सपोर्ट में हम दमास्कस पहुंच जाएंगे। सीरिया रुक गया। ओके। हाउथीज को, क्योंकि हाउथीज रेड सी में भी अटैक कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो यूएस और यूके इजराइल को मदद करके हाउथीज को टारगेट कर सकता है। हाउथीज इजराइल को अटैक कर रहे हैं और रेड सी में शिपिंग को अटैक कर रहे हैं। उनको इसलिए इजराइल के सपोर्ट में यूएस और यूके इस बहाने आ रहा है कि हम शिपिंग को के ऊपर टारगेट्स रोक रहे हैं जी। असल में वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये ग्रुप से उनको वीकन करना पड़ेगा ईरान से पहले। बिल्कुल। और यूएस और यहाँ पे सिर्फ हाउथीज पे कर सकते हैं। अगर वो हिजबुल्लाह पे गए तो उनके जो ट्रूप्स डिप्लॉयड है इराक में, ओके, कुछ सीरिया के कोने में है जी, वो बेसिस यूएस के हैं, वो सब ओपन हो जाएंगे ओके, मिसाइल स्ट्राइक्स के लिए। अब कहाँ रोकोगे? जी जी। तो ये प्रॉब्लम है। बस एक आखिरी सवाल, पे आप अगर हिजबुल्लाह को अटैक करोगे लेबनान में और सिविलियन कैजुअलिटीज होगी तो यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर यूएस इस वॉर में आ गया वो बाहर नहीं निकल पाएगा। निकल पाएगा। और मुझे कई बार ऐसा लगता भी है कि रूस ऐसा चाहता भी है कि अमेरिका कहीं ना कहीं एंट्री करे वो मौका भी तलाश रहा है। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल जो आपसे समझना चाहूंगा, बड़ा अहम सवाल है। कई बार ऐसा लगता है कि रूस और इजराइल, खासकर नेतन्याहू के बयान भी ये सुनकर कि वो चाहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो, सत्ता चेंज हो, खामनेई सत्ता से हटे और वो ईरान बन सके जो 70 के दशक में था। नहीं, कौन चाहता है? अमेरिका। पॉसिबिलिटी है सर? हाँ, आपने रूस बोला, उसलिए मैं हेजिटेट हो गया, मैं बीच में आ गया। रूस ने अभी डिक्लेयर किया है कि आपने अगर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर स्ट्राइक किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैसेज रशिया ने दे दिया। अमेरिका और इजराइल के अलावा सऊदी अरेबिया और बाकी जो वेस्ट एशियन नेशंस हैं वो भी चाहते हैं कि ये निकले, रेजीम चेंज हो ईरान में और एक मोर मॉडरेट रेजीम आ जाए। बिल्कुल सर। ताकि जैसे अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस रेजीम है, बहुत चाहते हैं कि ये रेजीम चेंज हो ईरान में। जी जी। ईरानियन भी चाहते हैं। इसीलिए जो इजराइल पॉसिबली टारगेट्स ढूंढ रहा है वो ढूंढ रहा है जहां पे ये रेजीम एम्बैरस हो, ओके, लोग रिवोल्ट में खड़े हो जाए और रेजीम चेंज मांगे। इजराइल वो चाह रहा है। पहले भी एक दो बार हो चुका है, 800, 900, 1000 लोग मरे हैं और ईरान कंट्रोल कर पाया है जी। तब तक ऐसा रिवोल्ट ईरान कंट्रोल कर पाएगा? समय आएगा जब हो सकता है कि रिवोल्ट इतना फैल जाए और जो ज्यादातर सोल्जर्स हैं वो भी मिल जाए जी, तो उसमें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। पर कोशिश पहले हुई है और ये कोशिश होती रहेगी। और शायद ये कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल इसके ऊपर, खास सऊदी भी इसके ऊपर प्लान भी कर रहे हैं और शायद ईरान की जनता के लिए भी ये अच्छा होगा। तमाम बंदिशों से वो निकलकर खुली हवा में जी पाएंगे। लेकिन शुक्रिया सर आपका, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद इसके लिए। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू।